अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अब्दुल्ला एजाज है और आज मेरे साथ ट्विटर कफे एपिसोड 4 के लिए बैठे हैं मेरे दुनिया टीवी के कॉलीग्स। मेरे साथ बैठे हैं फुजैल, उमैर और अली बारसी। और आज मेरा ख्याल इस हफ्ते की इससे बड़ी कोई बात नहीं हम कर सकते कि प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ डिस्क्वालीफाई हो गए। बहुत बड़ी न्यूज है, पूरी दुनिया में इसका तहलका मचा गया है, हर कोई ये डिस्कस कर रहा है, जितनी बड़ी न्यूज एजेंसीज और चैनल। ये तो इतनी बड़ी बात थी कि इंटरनेशनल हेडलाइंस बने, वो तो है ही। और इंडिया की भी टॉप स्टोरी यही है। वो हिंदुस्तान टाइम्स की जो हमने स्टोरी खुद भी दी है, हिंदुस्तान टाइम्स का एडिटोरियल है, उन्होंने कहा है कि इस वजह से जो पॉलिटिकल वैक्यूम इसमें क्रिएट होगा या हो गया है, वो मिलिट्री और जीएचक्यू की तरफ पावर इम्बैलेंस हुई है टुवर्ड्स जीएचक्यू, और उसकी वजह से टेरर ग्रुप्स जो है मतलब वो नहीं, हम इस बारे में बात नहीं कर रहे। हाँ, इस बारे में ये बहुत सेंसिटिव टॉपिक है, नॉट डॉन लीक्स। उस तरफ हम नहीं चाहते कि आपके 62 पे निकाले जाए, तो हम दुनिया लीक्स को डिस्कस नहीं कर रहे। ओके, तो 5-0 के साथ पीएम डिस्क्वालीफाई हो गए, राइट? मतलब जितने बड़े-बड़े एनालिस्ट, इतनी बड़ी मैं बड़ा खुश हूं क्योंकि मेरी दो प्रेडिक्शंस थी कल, और वो दोनों की दोनों। हाँ, अली वासी ने पहले कह दिया था कि मैंने पनामा कहा पे 5-0 रिजल्ट आएगा और पनामा पे डिस्क्वालिफिकेशन करने। एक आपने कहा था और एक वजारत खान ने कहा था। कहा था वजारत खान ने एक वीडियो लगाई हुई है ना, ये ट्विटर पे, कि उसने एक चंक निकाला था कि 5 यूनानिमस हो गए। भाई मैंने कहा है दो मेरी थी 5-0, वो बहुत सारे लोगों ने प्रेडिक्ट किया होगा। दूसरी ये थी कि पनामा पे डिसीजन नहीं आएगा, एक और ही बात पे डिसीजन। हाँ, ये बड़ी कोई अंदर से टेक्निकलिटी नहीं, टेक्निकल। और इतने बड़े-बड़े एनालिस्ट बैठे थे और वो नहीं इस बात को गैस कर सके कि क्योंकि ये कौन कहेगा कि भाई पूरा केस एक और लगा हुआ है, आप डिस्क्वालीफाई एक और तकनीकी किसी चीज पे कर रहे हो जिसकी तरफ कोई मतलब सेल्फ लाइक के डिस्क्वालीफाई करना ही था। कल तक कि भाई हमने करना ही है। बिकॉज़ आई फेल्ट के जो मैंने, क्योंकि मैं बहुत क्लोजली, ऑब्वियसली वी बीन लिविंग, ईटिंग एंड ब्रीदिंग दिस केस फॉर लास्ट 4 और 5 मंथ्स, तो उसमें मैंने, क्योंकि जाहिर सी बात है कि इसको हमने बहुत क्लोजली वॉच किया है, तो जो लॉयर्स के आर्गुमेंट्स थे और जो चीज़ें प्रेजेंट हुई भी थी, उससे मुझे लग नहीं रहा था कि ये पनामा के ऊपर इतना क्लियरली डिसीजन दे सकते हैं। उसके लिए फर्दर इन्वेस्टिगेशन की जरूरत लाजमी थी, बहुत ग्रे दिया था, बट आई ऑलवेज न्यू दैट ही वाज गोइंग टू बी डिस्क्वालिफाइड। सो लेकिन अपने आप इनोसेंट तो प्रूव नहीं कर सके ना, तो फिर वही बात है कि एक ना एक दोनों में से एक। अच्छा, ये प्रूव नहीं कर सके, मेरा ख्याल है ही इज इनोसेंट अनलेस प्रूवन गिल्टी। तो क्योंकि उस मामले में वो अभी तक प्रूवन गिल्टी नहीं है, इस मामले में वो प्रूवन गिल्टी हैं, एंड आई विल ऑलवेज से, एंड आई हैव बीन सेइंग ऑल अलोंग के सुप्रीम कोर्ट्स इतने पॉपुलर लीडर्स हैं, चाहे जो भी है, आपको शायद अच्छे ना लगते हो, हमें अच्छे लगते हो, आपको अच्छे लगते हो, हमें ना लगते हो, पॉपुलर लीडर्स, डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड लीडर्स शुड बी ousted, whether ousted or should be elected through the people. अच्छा, यानी ये मामला बेसिकली पार्लियामेंट में जाना चाहिए था, और वो उसको कहते हैं कि भाई हाँ, मतलब लीगल टेक्निकलिटीज के जी उन्होंने लेट द पीपल डिसाइड वाली बात। अब देखिए इस वक्त सिचुएशन, क्योंकि ये एक लोग कह रहे हैं कि जी आपने डिसीजन को पढ़ा नहीं, हम वो लोग नहीं हैं, हमने पूरे 25 पेजेस का डिसीजन पढ़ा है, उसके अंदर सारा इंग्लिश भी समझ आती है और हमें इंग्लिश समझ आती है, दैट्स व्हाट वी डू एक्चुअली। तो जो पनामा पेपर्स का सारा जो गेम था, वो भेज दिया गया है, रेफर कर दिया गया है टू द ट्रायल कोर्ट, स्मॉलर कोर्ट, और जिस चीज पर उनको डिस्क्वालीफाई किया गया है वो है अबाउट एक इकामा था जिसके तहत वो $10,000 यूएई दिरहम्स उन्होंने विड्रॉ करने थे, जो कि उन्होंने नहीं किए, और ये कंपनी डिसॉल्व हो गई थी 2014 में। और जो प्राइम मिनिस्टर ने अपना जवाब सबमिट करवाया है सुप्रीम कोर्ट में, उसमें उन्होंने लिखा हुआ है कि जिस वक्त ये कंपनी 2013 जून में इसका प्रोसेस स्टार्ट हुआ डिसॉल्व होने का, तो उस टाइम पर प्राइम मिनिस्टर ने ये बात लिख कर दी कि मैं ये 10,000 दिरहम जो भी हैं, ये मैं विड्रॉ नहीं करना चाहता, तो दे आर नॉट पेएबल एनीमोर, और वो रिसीवेबल भी नहीं रहे, और 2014 में वो कंपनी खत्म हो गई। तो अब हमने एक शख्स को इस चीज़ के ऊपर डिस्क्वालीफाई किया है कि उसने 2013 में हमें ये नहीं बताया था कि उसने वो 2013 में जो उसकी एक कंपनी में वो नौकरी करता था, 10,000 दिरहम उसके अकाउंट में पड़े थे जो उसने नहीं लेने थे, और उसने लिए भी नहीं, और ये प्रूवन एटलीस्ट अकॉर्डिंग टू हिम ये बात तय है कि उन्होंने नहीं लेने थे, और ये उन्होंने बता भी दिया था कि उन्होंने नहीं लेने। लेकिन
तो हमने एक माजी में की हुई जो गलती भी नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा इसको हम एक टेक्निकल मिस्टेक कह सकते हैं, उसकी बेस पर हम 62, 63 सादिक और अमीन नहीं रहे। अच्छा, बड़े बड़े लॉयर्स के हिसाब से ये 62, 63 बहुत इवॉल्व हुआ है, अब ये आगे बहुत ज़्यादा यूज होगा। अच्छा, नो डाउट इट्स अ वेरी वीक ग्राउंड टू डिस्क्वालीफाई पीएम नवाज द कैपिटल एब्सर्डिटी मैटर, बट मेरा ख्याल है कि जो पिछले 2 जजेस ने अपना इख्तिलाफी नोट दिया था जो शामिल हो गया है इस डिसीजन के अंदर, तो उनका जो ओपिनियन था जिसकी बेस पे उन्होंने उसको डिस्क्वालीफाई किया, तो वो भी इनकॉर्पोरेट हुआ है साथ। बिल्कुल हुआ, लेकिन हाँ वैसे ये जो जिसको हम कह रहे हैं कि टेक्निकलिटी वो सिर्फ 3 की है ना, पहले वाले देखें जो इसमें सबसे सिर्फ ये मैटर नहीं है, बाकी उन 2 की भी जो ऑब्जर्वेशन थी वो भी की ऑब्जर्वेशन को हम शामिल कर लेते हैं और 3 की ऑब्जर्वेशन को भी शामिल कर लेते हैं, तो ये 3-2 बन रहा है। 3 ने इस बेसिस पर पनामा को, जो 3 पहले ये कह रहे थे कि इन्वेस्टिगेशन चाहिए, वही 3 अभी भी ये कह रहे हैं कि पनामा पे मजीद इन्वेस्टिगेशन चाहिए। 60 दिन की जेआईडी, आई डोंट नो व्हाट इट वाज, वो शायद इकामा को ही निकालने के लिए बनी थी। तो पनामा के ऊपर जो जेआईडी बनी थी, वो 60 दिन की जेआईडी के बाद आपने मजीद उसको रेफर कर दिया, चले वो तो ठीक है, ऑब्वियस है, 13 क्वेश्चंस वो डॉक्यूमेंट्स कॉन्टेस्टेड हो गए। नहीं, हम जेआईडी को कॉन्टेस्ट भी नहीं कर रहे हैं, हम जेआईडी ने जो भी किया वो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी डिस्कस नहीं कर रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि ये क्या टेक्निकलिटी, इस तरह से अगर आप डिस्क्वालीफाई करेंगे तो वो फिर यार अभी इमरान खान ने 2014 में अपनी वो न्याजी एलएलसी समथिंग वो सेम वो आगे डिक्लेयर नहीं की थी, और वो एक प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन तो थी, वो किसी ग्राउंड तय हो गया कि उसका भी अगर ये ग्राउंड्स बनानी है इस हद तक, मतलब एक चीज होती है, चौधरी निसार साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी कल, काफी चौधरी साहब जो कह रहे थे वो कह रहे थे अब हम जरा कॉन्स्पिरेसी थ्योरी को डिस्कस कैसे हो सकता है कि वो उसको मतलब कैसे शादी लेकिन उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद आज सारा दिन प्राइम मिनिस्टर हाउस में गुजारा है सर ने। हाँ, एक दफा जुमे की ब्रेक से के लिए वापस गया था और जो समय के बाद चला गया। खैर प्रेस कॉन्फ्रेंस प्राइम मिनिस्टर वो नवाज को ऐसा करते हैं इसलिए लेट आए आए तो थे ना, चले उन्होंने 12 अक्टूबर 99 को तो वो वापस ही नहीं आए, वो मगरिब की नमाज पढ़ने के लिए ये उन्होंने खुद काशिफ अब्बासी का प्रोग्राम ऑफ द रिकॉर्ड एयर वाइपर जो था ऑलवेज कि वो 12 अक्टूबर 1999 को मगरिब की नमाज पढ़ने के लिए अपने घर के लिए निकले, और जिस वक्त वो वापस आए तो प्राइम मिनिस्टर हाउस उनको जाने नहीं दिया गया वहां पर मगरिब की नमाज पढ़ने के बाद, तो वहां पर कुछ फौजी खड़े हुए थे और उन्होंने कहा वापस चले जाएं, और वो वापस चले गए। तो स्ट्रेटेजिकली बहुत वो गायब हो जाते हैं। जुम्मे की नमाज से थोड़ी देर पहले डिसीजन आया तो उन्होंने जुम्मे की नमाज के वक्त वो चले गए वहां से कि यार इन केस देयर इज समथिंग ऑफ इंट्रूजन, तो मैं गायब होना चाहिए। अच्छा, ऑन अ स्विच साइड बेनजीर पे जब ये केस वगैरह चलता था और नवाज शरीफ उसमें बहुत ज्यादा पार्टिसिपेट करते थे, जिस तरह इमरान खान भी कर रहे हैं, तो बेनजीर एक नारा लगाती थी, उनके सपोर्ट नारा लगाती या रसूल बेनजीर बिल्कुल वही नारा आज नवाज शरीफ के मतलब बड़ा पॉइंट है, कारमा है, इसमें कोई शक नहीं है। कुछ लोग इसको कहते हैं मुमताज कादरी को जो फांसी लगी उसका कारमा, कुछ का कहना है मॉडल टाउन सनाहा जो था उसका कारमा है, लेकिन इन माय ओपिनियन ये कारमा अगर है तो ये सिर्फ और सिर्फ 90s की जो पॉलिटिक्स थी उसके अंदर जो कुछ बेनजीर भुट्टो के साथ, बट वो सब डन हो गया था 2008 में, वो मतलब इट वाज प्रीटी मच ओके यार। फिर वही बात आ जाती है, यही कारमा है, ताकि इट इज नॉट कारमा, एक ही साइड है, वो ऑलवेज है। लेकिन आज सादिक भी साहब ने उन्होंने भी कहा वो कपाते हैं अमल, सिर्फ कुछ देना तो वो कपाते हैं। अच्छा, मुमताज वो खालिद सादिक ने बात की है ये और नवाज शरीफ कपाते अमल होगा। अब नेक्स्ट इज यू। अच्छा, नवाज शरीफ ने भी अपनी स्पीच में कहा था जो ये पनामा के वर्डिक्ट से पहले कि आज मैं हूँ कल तुम होगे, मतलब वो भी एक उसने नवाज शरीफ ने एक एड्रेस के दौरान रैली में उसने कहा था कि आज मैं हूँ तो कल तुम होगे। इसमें तो और ये वही बात है ना कि यार्डस्टिक अगर ये है जो ये टेक्निकलिटी उस यार्डस्टिक पे तो सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा कि कोई नहीं बचता सिवाय सिराजुल हक, मुझे नहीं पता वो अच्छा वैसे मेरी एक समझ से बाहर है कि आसिफ शेख खोसा जो ऑनरेबल जज हैं, ऑनरेबल सीनियर जज हैं आपके सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस, उन्होंने अब से एक साल ट्विटर पर कभी ट्रांसलेट कर उन्होंने अब से एक साल पहले एक जजमेंट है जो मैंने सुबह पढ़ी है, उनकी ही जजमेंट है जिसके अंदर उन्होंने 62, 63 को बहुत बुरी तरह से रिजेक्ट करके एमएनए को कहा कि इस बेसिस पर हम कभी भी क्वालिफाई नहीं कर सकते, डिस्क्वालिफाई नहीं कर सकते। 62, 63 इज अ वेरी रिलेटिव टर्म, इसका सिर्फ अल्लाह फैसला कर सकता है। उसके अंदर उन्होंने बहुत जबरदस्त किस्म के, मतलब मैं आई वाज रियली इम्प्रेस्ड विद द आइडिया, लिबरल आइडिया। अकरम साहब के भी तो इसी तरह के रिमार्क्स सुना बता रहे थे।
I don't know, मुझे राजा अकरम And Asif Sheikh Kosa also, हाँ अकरम राजा जो lawyer है it was Asif Sheikh Kosa who upheld the sentence of Mumtaz Sagar. सही तो उन्होंने ही वज़ीर आज़म को उनका फातेह यार 62 क्या है वैसे, क्या क्या है ये 62F का हाँ इसको देखो 62F सॉरी फॉर द एप फॉर फ्रेंच। तो पॉइंट इज के हाँ 62 और 63 में ज़्यादा तय करता है, हम में से कोई भी लॉ एक्सपर्ट तो नहीं है। ये पता है कि 62 बताता है कि क्या क्या चीज़ें उस बंदे के अंदर होनी चाहिए और 63 बताता है कि उसके अंदर क्या क्या चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो 62 के अंदर मतलब एक ही लॉ की नहीं है यार, एक बता रहे हैं कि क्या होना चाहिए, एक बता रहा है कि उसमें उसको सच्चा होना चाहिए, दूसरे में लिखा है कि उसको झूठ नहीं बोलना चाहिए, मतलब ऑन एंड 10 कमांडमेंट्स है ना, वो 10 कमांडमेंट्स आपको जॉर्ज कार्लिन की याद होगी, वो अगर किसी ने नहीं देखी तो जरूर सर्च करें जॉर्ज कार्लिन 10 कमांडमेंट्स, तो आपको मजा आएगा। मैंने भी देखी, देखूंगा, देखिएगा, इट्स 10 मिनट वीडियो है कैसे, उसमें उन्होंने 10 कमांडमेंट्स को शॉर्ट करके दो ये अच्छा मरीम नवाज ने भी क्या ट्वीट किया है कि हंस रहे हैं, मीटिंग हुई है और डिसमिस हो गया, बैठे हंस रहे हैं। मरियम नवाज ने मिसोजिनिस्ट ट्वीट किया, रियल मैन लाफ व्हेन ये तो टेक अप द जॉब। अच्छा अगर हम मरियम नवाज से एक्सपेक्ट करें कि शी इज ऑलवेज पॉलिटिकली करेक्ट, तो हम लोगों को अपने जवाब है मतलब यार ये लीडर्स कैसे हैं, मतलब नहीं इनको नहीं पता है। बिलावल ने क्या किया था? पीपल्स पार्टी से एक्सपेक्ट कर सकता हूं कि पीपल्स पार्टी के अंदर कुछ लोग ऐसे जरूर होंगे जिनके ये बड़े जबरदस्त आइडियाज होंगे इस तरह के, चाहे वो जैसे भी हो छोड़ देते हैं उसको, लेकिन मेरे नहीं ख्याल बाकी किसी पार्टी के। अच्छा गिलानी ने कहा था मैं नहीं चाहता कि नवाज शरीफ के साथ वो जो मेरे नहीं वो तो शायद और भी बहुत सारे लोगों की शायद सोच हो। मैं पॉलिटिकल करेक्टनेस की बात कर रही है, रियल मैन और इस टाइप की जो बातें हमने सुनी और मेरे शॉर्टिज्म की जो क्राइसिस में सब कुछ चलता है। हाँ और वैसे भी बिलावल का भी बड़ा लिमिट्स एक्सटेंड अजीब सा परफॉर्मेंस थी। बिलावल इवन इफ यू बिलावल आए और उन्होंने आके अगर आप लोगों ने बिलावल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जरूर देखिएगा। इट वाज द बेस्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस आई हैव एवर सीन इन माय लाइफ, क्योंकि उसके अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस क्वेश्चंस से पहले कुछ और थी और क्वेश्चंस के बाद कुछ और थी। जब बिलावल साहब आए, आपने देखी है उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस, तो बिलावल जब आए प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की कौम को इंग्लिश में थी यार। हाँ इंग्लिश में थी। नहीं वो इसलिए क्योंकि उन्होंने डिक्लेरेशन के कोड से शुरू किया था। I finally found it easy to update English figures because that was in English. तो बिलावल ने जो है वो बहुत कॉम को मुबारकबाद दी कि 62 63 पर वो फारिग हो गए हैं और उसके बाद, लेकिन कराची का प्रेस है और कराची के प्रेस से आप जो है वो कभी भी स्मूथ सेलिंग एक्सपेक्ट कर नहीं सकते। और ऐसे सवालात हुए कि बिलावल को अपनी सारी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसके ऊपर उनको ही हैड टू गो बैक ऑन इट, क्योंकि जब मुझसे पूछा गया कि 62 63 पर आप भी जा सकते हैं, पीपल्स पार्टी का एक बहुत पुराना स्टांस है कि 62 63 नहीं होना चाहिए, तो अब आप क्या कहते हैं? उन्होंने कहा जी स्टांस है लेकिन अब ये पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, कोर्ट ने कर दिया है, हम क्या कर सकते हैं। उन्होंने कहा कल को हमारे हाथ में नहीं है। हो सकता है आपको पहले भी जो है वो उन्होंने मना किया है कि इस तरह की चीज आपके साथ भी हो सकती है, तो उन्होंने कहा कि हमारा बहुत पुराना इंतसाब हो रहा है और हम कोर्ट्स को हम क्या कह सकते हैं, कोर्ट्स जी हमारे खिलाफ ही हमेशा they never stand up for each other. they would never stand up for each other, और इसमें कोई शक की गुंजाइश अब रहनी ही नहीं एक चाहिए। कोड हमारा है, हमारी हमारी जैसे बेहतर से कोई नहीं कहता टक्कर के ऐसा नहीं शफात सही शफात leave it to Shifa. हाँ। He's the man. तो अंकल बेसिकली जो हम खाना खाते हुए बात कर रहे थे आज के, वो जो ताकतें हैं तो कहती हमने कान जरूर पकड़ा, हम आएंगे जरूर लेकिन हम यूं आएंगे, क्या वो चीज है भाई, क्या वो फेटिश है कि आना है लेकिन यूं यार उसका मैंने भी तुम्हें खाने के टाइम पे जवाब दे दिया था वैसे तो, लेकिन अब तुम इसको वीडियो में लाना चाह रहे हो तो वो जवाब ये था कि हम 2 महीने बाहर का खाना खा लेना तो हमें बाहर का खाना खाने की आदत पड़ जाती है, लत लग जाती है। उनको 70 साल से रूल करने की लत लगी हुई है, अब वो कैसे छोड़ते हैं? कैसे? सही है यार क्या अच्छा है। तो चौधरी सर की प्रेस कॉन्फ्रेंस को क्यों नहीं डिस्कस कर रहे यार? हम लोग कल बहुत बड़ा इवेंट था, मैं गिले शिकवे विद मतलब नहीं, उन्होंने कहा था कि अगर रेडी कंडीशन में इस्तीफा दे दूंगा, वो दिया
नहीं वो बाद में अब मुकर गए न्यूटन वाला अच्छा उन्होंने कल एक बड़ा मजेदार काम किया था कि उन्होंने पूरी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसके अंदर क्लियर था कि वो इस्तीफा दे देंगे और उसके बाद उन्होंने क्लियर कहा कट आया इंटीरियर कोई मिनिस्ट्री, उसके बाद इंटीरियर मिनिस्ट्री के स्पोक्सपर्सन ने कुछ और बातें करना शुरू कर दी और टुडे वी डोंट नो कि हम उनसे ये क्वेश्चन कर भी सकते हैं मतलब अभी पता ही नहीं है कि उन्होंने वैसे 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 आई डोंट नो ये इस पे मैंने, क्योंकि आज मैं ब्लॉग वगैरह को देख रहा था तो क्या कैबिनेट स्टैंड्स रिजॉल्व, वो तो भी ठीक है, फिर वो किसी से हाँ उन्होंने एमएलए-शिप से इस्तीफा देना था लेकिन उनके और उन्होंने मुस्लिम लीग नून की पिछली सफों में जाके जो है वो उन्होंने जो है वो नमाज के भी एग्री करना पिछली सफ में नहीं पिछली सफ ही एक सफ हर चीज में नमाज मतलब क्या हो गया कामन उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के और क्या क्या हाइलाइट्स है कल के मेरा, मतलब एक तो उन्होंने कह दिया कि जी ये अच्छा मेरा कल का ब्लॉग था जो कि हाँ बहुत लोग पढ़ते नहीं हैं यू नो, उसमें आर्गुमेंट ये था कि चौधरी निसार की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वाजंट अगेंस्ट प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ, प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ बाय दैट टाइम वाज ऑलरेडी डन एंड डस्टेड। जो सीनियर जर्नलिस्ट भी हैं उनको भी पता था और सुहेल बड़ाई साहब ने जो काफी दिन पहले ही लिख दिया था पार्टी को काफी सारी चीजें 3 हफ्ते पहले मेरी और भी कुछ सीनियर जर्नलिस्ट से बात हुई थी जिन्होंने कहा था कि नहीं इसको तो तुम छोड़ दो, वो तो डिस्क्वालिफिकेशन वाज नॉट रियली अप फॉर द डिस्कशन। तो ये तो ऑलरेडी सबको पता था। बेसिकली मसला ये था कि पिछले हफ्ते में एक न्यूज़ आई थी जिनके मुताबिक PMLN हैड डिसाइडेड कि ख्वाजा आसिफ को इन केस प्राइम मिनिस्टर गेट्स डिसॉल्व्ड तो ख्वाजा आसिफ को प्राइम मिनिस्टर बना दें। तो ख्वाजा आसिफ के ऊपर आपको पता है कि कुछ ताकतें हैं जिनको वज़ीर आज़म नवाज शरीफ से ज़्यादा उनके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स है। तो उसके अंदर सीन ये था कि कल एक बहुत स्ट्रॉन्ग सिग्नल PMLN को सेंड किया गया। सबसे पहले सुबह हमारी शुरुआत हुई फिरदौस आशिकाबाद, बहुत हम्बल पर्सन जिनको अब मैं पर कहने पर ख्वाजा आसिफ को सैल्यूट पेश करता हूं क्योंकि जो कुछ उन्होंने बात की लॉजिस्ट हो गया वैसे तरह Yes, I am. we don't approve of it but you may not approve of it, even you may not approve of it, You लेकिन mean जिस तरह की ख्वाजा बात आसिफ की in this case is female and फिरदौस आशिकाबाद, क्योंकि फिरदौस आशिकाबाद ने कल ये बात कही थी कि ख्वाजा आसिफ और कशमाला तारक का उनका क्या ताल्लुक है और वो कशमाला तारक के बारे में पहले जो बातें कर चुकी हैं, तो लिहाजा मैं नहीं समझता कि उनको इज्जत के लायक मेरे नज़दीक तो वो कभी भी नहीं है, लेकिन अब तो बिल्कुल भी नहीं। पहले शायद नहीं कहता कि अच्छा एक गलती उनसे हुई है लेकिन she has proven कि she has persisted with her misogyny, तो फिर ठीक है उनको मैं कोई इज्जत नहीं कर रहा। Anyhow, this is where our day started from. The next week thing तो वो moral corruption का एक ख्वाजा आसिफ के ऊपर इल्जाम लगा था। सेकंड थिंग वो उमर डार साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई सियालकोट, उस्मान डार की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई सियालकोट के अंदर, जिसके अंदर उन्होंने कहा कि ख्वाजा आसिफ के बहुत सारे शेयर होल्डर हैं, वो उसकी बीवी भी है वो भी है, उनके वो 25 साल से रूल कर रहे हैं, ये उनके ऊपर फाइनेंशियल करप्शन का एलिगेशन था। और फिर इकामा वाला केस में मतलब ये इकामा वाला बहुत एक मतलब नहीं इकामा वाला केस अगर आपने डिस्क्लोज किया हुआ है तो वो कोई इशू नहीं है, वो तो वजीर आज़म को और इशू था। इकामा को ऐसे ही इकामा के पास वो मेरे हिसाब से सिर्फ एक फ्लैश करवाने के लिए ना मीडिया के ऊपर कि उसका भी इकामा निकला है, ये लोगों को पता नहीं है इकामा किसी का होना कोई मसला नहीं। अगर आपने इकामा डिक्लेयर नहीं किया तो इट्स नॉट तो इट इज एन इशू, अगर आपने डिक्लेयर किया हुआ तो इट इज नॉट एन इशू। तो इकामा दिखाया जरूर था। पहली चीज मॉरल करप्शन, दूसरी चीज फाइनेंशियल करप्शन, और फिर उसके बाद ख्वाजा चौधरी निसार साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जिसके अंदर आइसिंग ऑन द केक उन्होंने कहा कि वजीर आज़म साहब को मैंने 3 महीने पहले कहा था कि कैबिनेट के अंदर एक मिनिस्टर है जो कि मॉरली और फाइनेंशियली इतना करप्ट है कि अल्लाह माफ करे। तो ये बेसिकली तीनों सिग्नल्स जो थे वो अगेंस्ट नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे और चौधरी निसार की प्रेस कॉन्फ्रेंस डिड नथिंग बट आज तो पता लग गया ना कि छोटा भाई आ रहा है। ये तक चलाने के सिर्फ सोर्सेज अभी तक सोर्सेज हैं, लेकिन ये बात फैक्ट, लेकिन अभी ये भी लेकिन वो कि इंटरन पीरियड ख्वाजा आसिफ को भी प्राइम मिनिस्टर में है अभी तक इंटरन के लिए तो कोई नाम है, लेकिन उससे बड़ी बात है छोटा भाई भी आगे आएगा। सादफी अब नवाज फैमिली के बाद शहबाज फैमिली आगे आएगी। ये एंड फाइनली हमारा लॉन्ग वेटेड हमारे ख्वाब था ना वो कि वजीर आज़म नवाज शरीफ को उठा के हम एक बार हमने जो है ना वो शहबाज शरीफ साहब को जो है ना वो पाकिस्तान वो बिल आखिर हमारा पिंडी का फैसला आपको हो गया। अच्छा एक चीज आज ख्वाजा आसिफ ने की थी कामरान खान के शो में कि जो प्राइम मिनिस्टर बनेगा वो पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स सादफी की कहा था कि पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स में जो बंदा होगा ना जो एक्सपीरियंस है उसको हम बनाएंगे।
तो ख्वाजा आसिफ तो नहीं है, उसका इशारा मेरे ख्याल अयाज सादी की तरफ। नहीं, पार्लियामेंट्री प्रैक्टिसेस में क्यों नहीं है? पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स जो पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स सेनेटर था पहले, जो कि कौन? ख्वाजा, ख्वाजा आसिफ 88 से पहले नहीं है यार। मतलब इलेक्टेड भी But he is not entrenched into the circuits of parliament. नहीं, मैं नहीं Like समझता। Ayaz Sadiq, like अयाज सादिक का तो ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपीरियंस है कि इस दफ़ा स्पीकरशिप का है। 2002 का इलेक्शन था, 2008 का इलेक्शन था, 2013 का इलेक्शन था, 3 इलेक्शन। और ख्वाजा आसिफ 88 से पार्लियामेंटेरियन चले आ रहे हैं। उससे पहले उनके वालिद साहब नेशनल असेंबली के स्पीकर रह चुके हैं, ख्वाजा सफदर। तो मेरा नहीं ख्याल कि 2 जनरेशंस का कम होता है। Still doesn't matter कि जो 45 days के लिए प्राइम मिनिस्टर बनेगा वो मैटर करता भी नहीं, क्योंकि शहबाज शरीफ अगर परमानेंट रिप्लेसमेंट है तो नहीं, साद रफीक की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी आज, जिसके अंदर उन्होंने कहा है कि हम अगली दफ़ा जो कुछ भी करेंगे वो सोच समझ के करेंगे। जो कुछ भी हम करने जा रहे हैं वो अब हम रास्ता नहीं छोड़ेंगे। अब वो हमें शायद लगता है वो जिस तरह वो शाहिद मसूद और वो मोहित ज़्यादा उसको जिस तरह से इंटरप्रेट करेंगे तो वो शायद इस तरह का होगा कि वो जी लड़ाई की तरफ जा रहे हैं, वो ऐसा नहीं है। वो मेरा यार एक फैमिली में कैसे हो सकता है? मेरी इंटरप्रिटेशन है वो ये है कि उनके कहने का मतलब ये था कि अब हमने इस तरह के जो लूप होल्स हैं जो अदालतों को, और दूसरी जैसे 58 भी था पहले, वो प्रेसिडेंट के जरिए वो फारिग करवाया जाता था, अब ये 63 का लूप होल है, इसको बंद करना है। तो पार्लियामेंट्री प्रैक्टिसेस के अंदर एक साउंड पर्सन फॉर लेजिस्लेशन जो दूसरी सियासी जमातों के साथ अपनी ताल्लुकात उसके अच्छे हों, और वो हाँ ख्वाजा आसिफ साहब के वो नहीं है, and he is not पीटीआई के साथ नहीं है, पीपल्स पार्टी के साथ उनके ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं, जरदारी साहब के साथ उनके ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं, एमपीएम के साथ उनके ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं, उनका मौलाना फजल रहमान के साथ ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं, उनके पीटीआई और पीटीआई के जो हैं बड़े जंपर और ये नहीं, पीटीआई के बड़े से अच्छा, It's a very sound strategy. रैप अप करते हैं। लास्ट फाइनल वर्ड आज के पनामा न्यूज़ के डिस्क्वालिफिकेशन Final word is that persistence जीत गई है, resistance है। बहुत हाई लेवल की बात होती है, मतलब ना आप इसको थोड़ा एलैबोरेट करें, हमारे पास है नहीं। हमारे पास है इसको एलैबोरेट रेजिस्टेंस जीत आप ये कहाँ से सुना, सिखाया कि नहीं? आज honestly जुनैद अकरम की वीडियो देख रहा था, उसने लिखा जुनैद अकरम persistence कॉमेडियन resistance। वेरी ब्लेस्ड। So he says मैं कुछ लास्ट वर्ड बोले तो मैंने उसका वर्ड जो है कोड कर कॉपी किया ना, कॉपी पे प्लेजरिज्म किया plagiarism किया, तो I found it really catchy कि persistence won over कोड करना चाहिए था ना। हाँ ये तुम्हें चटनी पसंद है तो सारी तुम खा लो, वो बताएं। रेजिस्टेंस आ गई है बेसिकली, और रेजिस्टेंस जो है कि ये रंगी हुई persistence इमरान खान की resistance की है मैंने। अच्छा अब क्लियर हुआ है यार, ये था प्लॉट ट्विस्ट, मतलब मैं तो मेरा प्रेजेंटेशन की है यार। नहीं मैं समझ गया। अच्छा उमैर यार ही शुड हैव रिजाइन। अगर रिजाइन करना उतना बुरा नहीं था, डिस्क्वालिफिकेशन इज वर्स। मतलब आपके एक प्रेसिडेंट हो गया और 62 63 अब डेवलप हो गया है, आगे इमरान खान का मतलब लग रहा है कि शायद वो भी डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, तो मतलब थिंग्स आर गोइंग टू बी टफ इन फ्यूचर। वैसे नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि रिजाइन करना चाहिए था, क्योंकि एक होता है कि वो घर तक छोड़ के आने वाली बात होती है, तो वो घर तक छोड़ के आए हैं कि भाई देखो पनामा में कुछ नहीं निकला और मुझे एक टेक्निकल डिस्क्वालिफिकेशन है, तो आई बिलीव दैट द स्ट्रेटजी वाज राइट कि एक्सपोज तो हो गया जो भी अब्दुल्ला नहीं करता बाकी मैं वही जैसे की बात की, अगर पार्लियामेंट इम्पीच करता है वो करने वाला काम है। यस, अगर इस तरह के आर्टिकल और टेक्निकलिटी पे सुप्रीम कोर्ट आके या कोई और आके तो वो तो नहीं, पार्लियामेंट करे तो वो ठीक है, वो डेमोक्रेटिक प्रोसेस समझ तो कर रही है ना पूरी ऑपोजिशन। आई नो कि टाइम कम है, लेकिन मैं इसके ऊपर थोड़ा सा शायद कोई एजुकेटिव हो जाएगा, अच्छी बात है। बिल क्लिंटन का जब इशू हुआ था तो बिल क्लिंटन भी जब प्रोसिक्यूटर जनरल के पास गया था, उसका जो झूठ उसने बोला जो भी था वो झूठ पकड़ा गया, और वो प्रोसिक्यूटर जनरल की रिपोर्ट में शामिल था कि इसने झूठ बोला है, सादिक और अमीन नहीं रहा था उस टाइम पे। सुप्रीम कोर्ट के पास जब को केस किया था तो सुप्रीम कोर्ट ने उसको इनएडमिसिबल करार दे दिया गया था, और उसके बाद वो इम्पीचमेंट हुई थी और इम्पीचमेंट मोशन फेल हुई, डिफीट हुई, एंड बिल क्लिंटन कंप्लीटेड हिज टर्म। नॉट बिकॉज अब हम ये नहीं कह रहे कि वो झूठा नहीं था, वो झूठा ही था, हम ये भी नहीं कह रहे कि झूठे को सजा होना चाहिए, लेकिन आपको एक लेसर इवल
को देखना होता है कि ये दो चीज़ें हैं, इनमें से हमने किसको उठाना है। एक झूठा प्रेसिडेंट हम रखें जिसने इस मामले में झूठ बोला है, या हम डेमोक्रेटिक प्रोसेस को चलने दें और जो हमारे लॉज हैं, रूल ऑफ लॉ अंडर एनी कंडीशन रहना चाहिए। इन दोनों में से एक चीज़ करनी है। व्हाट अबाउट निक्सन? निक्सन का वाटरगेट स्कैंडल से इम्पीचमेंट थी, और वो इम्पीचमेंट हुई पार्लियामेंट से, वो सुप्रीम कोर्ट से नहीं हुई। हम ये कह रहे हैं नवाज शरीफ को भी इम्पीच करते, और अगर ये सोच रही थी सुप्रीम कोर्ट, जो हमारी पार्लियामेंट थी, वो ये सोच रही थी कि वो मोशन डिफीट हो जाएगी तो लेट इट बी, लेकिन उसको होना अंडर एनी कंडीशन पार्लियामेंट से ही चाहिए था। सही कंक्लूड। हाँ मेरे ख्याल से अभी यही तरह। खैर ये ट्विटर कॉफी की एपिसोड 4 थी। मेरे साथ बैठे थे फुजैल, और उनके साथ बैठे थे उमैर, और हमारे साथ है अली वासी, जो बहुत है। हाँ और अली पीडिया और ट्विटर कॉफी एपिसोड 5 के साथ हम आएंगे अगले सैटरडे 9 बजे। See ya.